तो दोस्तों मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम एंड तक आपको देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और एक बात और कि मैं कुछ शब्दों को सेंसर करके बोलूंगा, आप क्लियरली समझ जाएंगे, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल मैं वीडियो में नहीं कर सकता बिकॉज इससे वीडियोस की रीच आजकल कम हो रही है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में इसी वर्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व मनाया गया। लोकतंत्र का कुंभ भी कहा जा सकता है इसे। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब इस लोकतंत्र के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए इस बार भारत के साथ साथ विदेशी भी बड़े होड़ में रहे। इसमें 5 आइज कंट्रीज का विशेषकर नाम लिया जा सकता है, यानी स्पेशली अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। स्पेशली अमेरिका की बात की जाए तो इस बार अमेरिका ने तैयारी तगड़ी करके रखी थी इंटरफेरेंस करने की, और इसी वजह से देखने के लिए मिला कि सालों से अमेरिकन डिप्लोमेट भारत में नदारद थे, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व से ठीक पहले ही, कुछ महीनों पहले ही उन्होंने अपने डिप्लोमेट की तैनाती यहाँ पर कर दी। रशिया ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व के बीच में ये कहा था कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके बाद अमेरिका द्वारा सफाई भी दी गई थी और कहा था कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें उन्होंने क्यों की, तो इसके पीछे कुछ ऑब्वियस से कारण है। एक तो S-400 खरीदा, S-400 खरीद भी लिया, अमेरिका प्रतिबंध भी नहीं लगा पाया। इसके बाद हम लोग लगातार रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर हम लोगों ने कभी भी किसी भी मुद्दे पर क्लियरली अमेरिका का साथ नहीं दिया। भारत में भी जब G20 हुआ था तो हम लोगों ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर को वॉर तक संबोधित नहीं करने दिया, और एक तरफा फैसला बिल्कुल भी हम लोगों ने लेने से बचा। इसके अलावा हम लोग डी-डॉलराइजेशन भी लगातार कर रहे हैं। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद हम लोग रशिया से वेपन्स खरीद रहे हैं, अमेरिका से वेपन्स हम लोग वही खरीद रहे हैं जो कहीं और से नहीं मिल पा रहे हैं। फाइटर जेट हम लोगों ने अभी भी नहीं लिए। तो इन सब चीजों की वजह से इन्होंने भारत के अंदर ये सारे इंटरफेयर किए। हालांकि जब रिजल्ट आ गया 3.0 बन भी गई, उसके बाद इनके सुर ठंडे हुए और भारत के साथ वापस इन्होंने अपनी केमिस्ट्री को, जो कि बिगड़ रही थी, बनाने की कोशिश भी की गई, जिसमें चाइना संबंधित तिब्बत का मामला देखने के लिए मिला। अमेरिका का डेलीगेशन भारत आया, बाकायदा वो लोग दलाई लामा से मिले और एक अच्छा माहौल तैयार करने की यहाँ पर कोशिशें की गई। लेकिन दोस्तों, सडनली खबर निकल कर आती है जिसकी पुष्टि तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कंफर्म भी मान लीजिए कि जुलाई में हमारे पीएम साहब का विजिट होने जा रहा है रशिया, और 3.0 में ये उनका पहला रशिया विजिट होगा। तो अब इन्हीं सब चीजों को लेकर अमेरिका द्वारा भी वापस से भारत के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की गई। जी हाँ, और इस बार भी उन्होंने हथियार बनाया है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर। दरअसल अमेरिका की तरफ से वर्ष 2023 को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें भारत को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कई सारे आरोप भारत के ऊपर लगाए गए, जो कि स्पष्ट रूप से अनर्गल है। क्योंकि आखिर मैं आपको उनके आरोप बताऊंगा और उनके काउंटर्स भी बताऊंगा। तो इन्होंने दरअसल भारत के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कई सारे पॉइंट्स रखे हैं और बताया गया है इनकी तरफ से कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों को बराबर आजादी नहीं दी जाती, उनके खिलाफ हिंसा होती है। UCC का जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा इनकी तरफ से बताया गया कि उनके धार्मिक स्थल तोड़े जाते हैं। साथ ही ये कहा कि धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाए जाते हैं ताकि भारत के अंदर कन्वर्जन ना हो पाए। आगे ये लोग लिंचिंग तक पहुंच गए, और एक अमेरिकी राजदूत जिनका नाम रशद हुसैन है, इनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए, अल्पसंख्यकों को वहां पर लिंच किया जाता है और पुलिस जो होती है वो मूक दर्शक बनकर रहती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हिंदुओं के पर्वों पर भारी संख्या में जुलूस वगैरह निकाले जाते हैं, जिससे ये लोग एक तरह का राजनीतिक रंग दे रहे हैं। यानी रामनवमी हो या फिर हनुमान जन्मोत्सव हो, उसके उपलक्ष्य में जो जुलूस निकलते हैं भारत के अंदर, उन्हें ये लोग धार्मिक बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका नेतृत्व करंट गवर्नमेंट करती है, और साथ ही उनसे जुड़े हुए बाकी के संगठन करते हैं, जिसमें RSS और VHP का नाम इन्होंने उल्लेखित किया है। और इसके बाद ये जुलूस उन इलाकों से निकलते हैं जहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा होते हैं, जिससे कि वहां की कानून व्यवस्थाएं बिगड़ती है। इसके अलावा CAA को लेकर भी इन्होंने विरोध किया है। कुल मिलाकर ये कह दिया है कि भैया, भारत में तो अल्पसंख्यकों का रहना मुश्किल है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि ये आंकड़े आप देखिए, 9 मई 2024 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि पिछले 65 वर्षों में, यानी 1950 से लेकर वर्ष 2015 तक भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी है, जबकि जो बहुसंख्यक हिंदूज हैं उनकी आबादी 7.82% गिरी है। तो अगर यहाँ पर धार्मिक आधार पर ये सारे भेदभाव किए जाते तो ये चीज संभव थी ही नहीं। और जहाँ पर एक्चुअली ऐसा होता है, उनके नजारे आप खुद देख सकते हैं। बाजू में ही अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसी टाइम पीरियड में, इसी 65 सालों में कितने अल्पसंख्यकों का वहां पर दमन किया, और कितने थे पहले और आज कितने बचे हैं। पाकिस्तान की ही बात की जाए तो कितना भी हम लोग कम कर दे, 20% अल्पसंख्यक हुआ करते थे, जिसमें मोस्टली हिंदूज हुआ करते थे। लेकिन आज की बात की जाए तो 1-1.5% भी नहीं बचा हुआ है। अफगानिस्तान में तो ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। आए दिन इन देशों में चर्चेस हो या फिर मंदिर वगैरह हो, उन्हें तोड़ा जाता है, उन्हें जलाया जाता है।
तो इसे एक्चुअली कहा जाता है धार्मिक आधार पर किसी का दमन करना। और इसी सब प्रताड़ना के चलते हम लोगों ने CAA का कानून लाया। इसी तरह का एक कानून अमेरिका भी लाया था। और आज जिस तरह से भारत के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसी तरह के आरोप अमेरिका के ऊपर भी किसी जमाने में लगे थे। जब वियतनाम वॉर हो रहा था तब भी अमेरिका द्वारा एक कानून लाकर वियतनाम वाले इलाके में वो अल्पसंख्यक जो कि प्रताड़ित किए जा रहे थे अपने धर्म के चलते, उन सभी को अमेरिका लाया गया, उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप दी गई, ठीक CAA की तरह। इसके बाद ये लोग UCC की बात करते हैं, तो इनसे पूछना चाहिए कि क्या आपके देश में UCC जैसा कोई कानून नहीं है? हो सकता है उसका नाम अलग हो, लेकिन क्या समान अधिकार देना इसी तरह का कोई अपराध है? इसके अलावा जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं, तो रामनवमी हो या फिर हनुमान जन्मोत्सव हो, इस तरह की चीजें भारत के अंदर सदियों से चलती आ रही है। हम दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन है और जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से लेकर आज तक ये सिलसिला लगातार चल रहा है और हमेशा चलते रहेगा। और जब भारत में किसी भी चीज को लेकर भेदभाव नहीं होता, इस वजह से इलाकों को लेकर भी भेदभाव नहीं होता। अल्पसंख्यक भी अपने धार्मिक जुलूस निकालते हैं और मोस्टली उन इलाकों से निकालते हैं जहां पर बहुसंख्यक रहते हैं। इसके अलावा धर्मांतरण को लेकर कानून, तो वो कानून तो अनिवार्य है कि कोई भी आपको बलपूर्वक डरा धमकाकर, किसी तरह का प्रलोभन देकर, मजबूरी का फायदा उठाकर आपका कन्वर्जन नहीं करवा सकता। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इस तरह का कृत्य आपके साथ न हो। स्वतंत्रता से करना चाहे तो किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, वो आज भी होते हैं, लेकिन डरा धमकाकर, लालच देकर, मजबूरी का फायदा उठाकर, अंधेरे में रखकर ये सारे काम करना, ये इनलीगल है और ये पश्चिमी देशों में भी चलता है। और वैसे भी ये लोग बार बार अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कहकर मुसलमान कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं, जबकि इन्हें ये पता होना चाहिए कि मुसलमान जो है वो अब भारत के अंदर सेकंड हाईएस्ट मेजोरिटी में है। और इसी तरह से रफ्तार अगर चलती रही तो आने वाले कुछ ही सालों में भारत मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा राष्ट्र बन जाएगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया को भी हम लोग पछाड़ सकते हैं। तो भला कहां पर धार्मिक स्वतंत्रता भारत के अंदर छीन बीन हुई है? और अगर ऐसा होता तो क्या बांग्लादेश के घुसपैठिए लगातार भारत में आते? क्या म्यांमार से रोहिंग्यास इतनी बड़ी संख्या में भारत में आते? तो ये सारी चीजें इसीलिए प्रकाशित की जा रही है ताकि भारत को डोमिनेट किया जा सके। इसी तरह की रिपोर्ट्स वगैरह और इसी तरह की चीजें हमको साल भर सुनने के लिए मिलती है। आप तो साल भर में एक बार रिपोर्ट निकालते हैं, लेकिन भारत के कई सारे मीडिया हाउसेज इस तरह की रिपोर्ट्स लगभग रोज अपने टेलीविजन पर या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे सामने सर्व करते हैं और हम रोज उनके प्रोपोगंडा का भांडा फोड़ते हैं।